हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सीरीज क्लास 8 का चौथा चैप्टर आपके बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले क्लास 6 का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, क्लास 7 का भी कंप्लीट हो चुका है और ये क्लास 4 का इससे पहले 3 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आइए जो हमारा चैप्टर 4 का जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है उद्योग। इसके बारे में हम लोग आज लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। कहते हैं, क्या आपने कभी आप विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। ठीक है, इसके जीवन की शुरुआत बीज से होती है। कहाँ से होती है? जो पुस्तक का उपयोग करते हैं ना लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, उसका जीवन की शुरुआत किससे होता है? एक वृक्ष से होता है, पेड़ से होता है। उसे क्या किया जाता है? पहले काटा जाता है और उसे लुगदी मिल तक ले आया जाता है। उसको काट कर कहाँ ले जाते हैं? जहाँ उसका लुगदी बनाने के लिए मिल होता है। वह वृक्षों को लकड़ी से संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित करता है। लकड़ी से उसमें का किसमें करता है? उसको लुगदी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंतः मशीनों द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज के प्रेस में जाता है और जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों का अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके उसे बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है, पुनः आपके हाथ में पहुंच जाता है। समझ गए इस कहानी को कि आपके हाथ में जो किताब है ना वो एक लकड़ी से बना हुआ है और उसको बनाने के लिए कितनी प्रोसेस करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत मजा आएगा, रियल बता रहे हैं आपको, इससे भागिए मत। कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण, मतलब जो द्वितीय क्रियाकलाप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। आपको पहला इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे कृषि, उसमें क्या था? प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र जो था उसमें क्या था? कृषि था, जिसको क्या होता है। और ये जो चैप्टर है उद्योग है यानी विनिर्माण है, इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। कहता है कि द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कहने का मतलब सीधे ही है कि कच्चे माल क्या करता है? उसको अधिक मूल्य के लिए उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगर आपको लकड़ी दे और कहे लकड़ी में पढ़ो तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। उसने क्या किया? लकड़ी से ही आपके लिए अभ्यास पुस्तिका बनाया और उसको पढ़ रहे हैं और उसका ज़्यादा रेट भी दे रहे हैं। आपको लकड़ी खरीदने के लिए बहुत कम पैसे में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब एक अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाइएगा तो आपको बहुत पैसा लगता है। आइए आगे बात करते हैं। यह विनिर्माण प्रक्रिया 2 चरणों में वर्णित करते हैं। ठीक है, कहता है कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से, यानी उद्योग मतलब क्या होता है? आर्थिक गतिविधि, समझिए, यानी पैसा के लेन देन से मतलब होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कोयला खनन उद्योग कोयले के धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। मतलब विनिर्माण समाज ये क्या है? वो आपको आर्थिक गतिविधियों से मतलब रखता है। ठीक है, चाहे वह कोई भी काम हो। अब आते हैं हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। कहते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कहा कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। मतलब किसमें? पहले कच्चा माल, दूसरा किसमें? आकार, और तीसरा किसमें? स्वामित्व।
हम लोग इसको अब लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कच्चा माल के आधार पर कैसे, आकार पे कैसे किया जाता है और स्वामित्व पे कैसे किया जाता है, देखते हैं। आइए जुड़े रहिए और देखिए मेरे साथ। कहता है कच्चा माल, कच्चे माल को उपयोग के आधार पर जो किया जाता है उसमें कृषि आधारित। देखिए सबसे पहले कच्चे माल का ऊपर डिपेंड बात करते हैं। कच्चे माल पर अगर उद्योग को आधार पर किया जाएगा, उपयोग आधार पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कृषि आधारित होगा, खनिज के आधारित हो सकता है, समुद्र आधारित हो सकता है और वन आधारित हो सकता है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कच्चे माल में पहले कृषि आधारित पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खनिज आधारित पढ़ेंगे, उसके बाद समुद्र, उसके बाद वन आधारित पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग पे कैसे किया जाता है। आइए, कहता है कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है, वनस्पति या जंतु आधारित उत्पादों को उपयोग करते हैं। समझिए जो आप इस अगर कृषि की बात करेगा ना तो वो जो उद्योग होगा ना वो कृषि से रिलेटेड होगा। जैसे आप जानते हैं कि अगर मालिक कृषि है, ठीक है, तो मालिक आप क्या पहले उगाए, पहले मान लीजिए कि आप कुछ भी उठाए, मालिक गेहूँ उगाए तो कृषि किए, पहले उसको बाजार में ले गए, ठीक है, बाजार में उसको क्या हुआ, रोटी बनाए, मतलब डबल रोटी, और बना के बाजार में बेचे, तो क्या हो गया, कृषि पे आधारित हो गया। फिर खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति तेल हो गया, उसमें क्या कहा, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों पर उदाहरण है। देखिए अगर कृषि उद्योग की बात करते हैं तो पहले सबसे वनस्पति हो सकता है या तो जंतु हो सकता है, ठीक है, ये दोनों पर आधारित होता है। जिसमें मान लीजिए कि वो खाद मतलब खाने का सामग्री बनाना है, या तो वनस्पति तेल बनाना है, या सूती वस्त्र बनाना है। मान लीजिए सूती वस्त्र आपको बनाना है, सपोज दैट, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप कपास को उत्पादन कीजिएगा, ठीक है, उसे कहाँ लेके जाइएगा, आप मिल में लेके जाइएगा, ठीक है, और मिल क्या करेगा, उसको वस्त्र के रूप में बना देगा और उसको कपड़ा बना करके बाजार में सेल कर देगा। समझ में आ गया इस चीज को। डेयरी में क्या हो गया, आपको गाय चाहिए और गाय दूध देगी, दूध को कहाँ ले जाना है, डेयरी मिल में। चमड़े का वही हाल है, समझ गए, ये गया क्या, वो कृषि आधारित हो गया। बिल्कुल समझना आना चाहिए, नो डाउट। यहाँ बोला है एक चीज देख लीजिए, कपास के खेत का अपने घर तक अपने कमीज को पता कीजिए। क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप में क्या कहा है, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा को पता कीजिए। कैसे आप कमीज जो पहने हुए हैं बना, उसको यात्रा कैसे कैसे बना है। आइए अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो है खनिज आधारित। कहता है खनिज आधारित उद्योग एक प्राथमिक उद्योग है जो खनिज के अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों को उत्पाद और अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। यक्स जो होता है उससे निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन होता है। यह कई अन्य उत्पादों का निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में। आप सीधा सीधा समझिए खनिज के मतलब क्या होता है, मैं एक लाइन में समझाता हूँ। जैसे आपको लोहा आपके हाथ में मान लीजिए है, ये जो भी हो वो कैसे आया, पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट में क्या होता है, खनिज निकाला जाता है, ठीक है, मतलब लॉ एसिड निकाला गया और उसको कहाँ लगाया जाता है, उसको लाया जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री उसको क्या करता है, गला के उसको लॉ इस्पात से मतलब लॉ एक्स के लॉ इस्पात में बदल देता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम वस्तु बनाकर उसको मार्केट में आपके पास पहुंच जाता है। ये हो गया आपको खनिज आधारित। आगे आते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समुद्र आधारित उद्योग क्या है। अब समुद्र क्या हो गया, ये समुद्र से निकाला गया, नहीं सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, मत्स्य तेल निर्माण हो गया, जैसे मछली है, आप सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए मछली है, मछली कहाँ से लाते हैं, महासागर से, समुद्र से। वो क्या है, उसको पहले लाते हैं, फर्स्ट में वो हो गया, सेकेंड में क्या करते हो, उसको मार्केट में ला कर क्या करते हैं, उसको बनाते हैं,
तेल निकालते हैं उसको, और तेल निकाल कर उसको बाजार में बेचते हैं। तो क्या हो गया, ये समुद्र आधारित उद्योग हो गया। वन आधारित में क्या हो गया, ये सब अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं कि कागज कैसे बनता है, तो क्या हो गया, वन आधारित हो गया। उसमें औषधि भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, भवन निर्माण भी हो सकता है, ये सब क्या है, कागज निर्माण भी हो सकता है, ये सब वन आधारित उद्योग है। क्लियर, नो डाउट। कहता है कि आकार के आधार पर भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ कृषि आधारित देख लिए, अब आकार के ऊपर देखते हैं। कहता है आकार का तत्पर निवेश की पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या उत्पादन की मात्रा से, मतलब पूंजी पर डिपेंड करता है कि कितना पूंजी लगाया गया है, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, इस तरह से। और उसमें लोगों की संख्या, कितना संख्या में लोग काम कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ता है। कहता है कि जो आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जाता है, एक लघु आकार उद्योग और एक बृहद आकार उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने पर उद्योग हैं, मतलब घर में जो होता है, ये छोटे, मतलब एक घर, एक दो घर में मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पाद निर्माण हाथों से किया जाता है। किससे किया जाता है, हाथ से नहीं किया, एक छोटी मोटी मतलब मशीन से किया जाता है। ठीक है, इसमें टोकरी बुनाई हो सकता है, मिट्टी का बर्तन होता है, और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के लिए उदाहरण है। चीज समझ गए, ये हो गया लघु आकार के कुटीर उद्योग हो गया। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसकी तुलना छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों को पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त टेक्नोलॉजी के उच्च स्तरीय होती है। समझ गए हम। कहता है यहाँ कि छोटे पैमाने जो उद्योग होते हैं ना, उसमें क्या है, पूंजी भी छोटा और टेक्नोलॉजी भी क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन बड़े उद्योग में क्या होता है, पूंजी भी बड़ा और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी क्या होता है, उच्च स्तरीय होते हैं, बड़े स्तर के होते हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के लिए उद्योग है। मतलब कहता है कि रेशम बुनाई क्या है, ये छोटे उद्योग हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल्स, भारी मशीनों को उत्पादन, ये सब क्या है, बड़े उद्योग हैं, छोटे नहीं, बड़े। इस चीज को समझिए, मुझे वादा करते हैं कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं। ये आपको दिया मखाने का कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में। आइए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वामित्व के आधार पर, मतलब ऑनरशिप। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के निजी क्षेत्र, राजस्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी सहकारी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कितने, सबसे पहले निजी हो गया, उसके बाद क्या होगा, राज स्वामित्व हो गया, फिर सार्वजनिक हो गया, फिर संयुक्त क्षेत्र हो गया, और क्या होता है, सहकारी क्षेत्र होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। कहते हैं निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व क्या होता है, संचालन एक व्यक्ति के द्वारा होता है या व्यक्तियों को समूह द्वारा किया जाता है, मतलब उसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी उद्योग होती है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसको बोलते हैं ना कि सेल, ये क्या है, ये आपको सार्वजनिक है, मतलब क्या बोलते हैं, सरकार के द्वारा किया जाता है। आते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग के बारे में देखते हैं कि संयुक्त क्षेत्र क्या होता है। अभी निजी समझ गए, जो किसी एक प्राइवेट के हाथ में रहता है भाई, उसमें कोई सरकार को उसमें हिस्सेदारी नहीं होता है, प्राइवेट के हाथ में। जैसे जियो, अभी जियो का सिम लगाए हुए हैं, जियो को डाटा यूज कर रहे हैं, ये क्या है, मुकेश अंबानी का है, तो ये निजी हो गया, इसमें सरकार का हाथ नहीं है। सार्वजनिक में क्या हो सकता है, जैसे रेलवे है, ये क्या है, सार्वजनिक है, ये पब्लिक सेक्टर का है, इसमें सरकार देखता है। अब आते हैं संयुक्त में क्या होता है। संयुक्त में क्या होगा कि दोनों को हो जाएगा आपका, संचालन राज्य के भी हाथ में होगा और व्यक्ति के हाथ में होगा, या व्यक्तियों के समूह के हाथ में होगा। समझिए, तो इसमें आपको गवर्नमेंट भी और इसमें
कोई व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें काम करता है, ये दोनों के हाथ में आता है। जिसको क्या है, इसका उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड है। याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल पूछ देता है कि मारुति उद्योग लिमिटेड कैसा है, मतलब सार्वजनिक है कि प्राइवेट है कि सार्वजनिक कि संयुक्त है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको संयुक्त हो जाएगा। अब आते हैं सहकारी क्षेत्र। सहकारी में क्या होता है, ये सभी मिलजुल करते हैं भाई, इसमें किसी का एक ऑनरशिप नहीं होगा। इसको भी एक बार आराम से देखते हैं। सरकारी जो सहकारी क्षेत्र है, सहकारी क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व जो है और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों एवं पूर्तिकारों कामगारों या दोनों तरह होता है। से आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी का सहकारी उपकरण क्या एक उत्तम उदाहरण है, और मेरा भी नाम उत्तम है, क्योंकि अपना ही प्रचार करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, कर सहकारी में क्या होता है कि जो कच्चे माल के उत्पादक होते हैं ना, या पूर्तिकारक होते हैं ना, या कामगार होते हैं, जिसमें काम करने वाले हैं, इन लोग की क्या होता है, उसमें हिस्सेदारी होता है। इन लोग द्वारा क्या होता है, ऑनरशिप किया जाता है, चलाया जाता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन है लिमिटेड, ठीक है, या सुधा डेयरी है, ये सब क्या है, ये दूध जो देते हैं ना, उन्हीं का इसमें हिस्सा है, किसी और का नहीं है, सरकार का नहीं है। या उसमें जो काम करने वाले हैं ना, उन्हीं का हिस्सा है उसमें, उस कंपनी में, और उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है, चलाया जाता है। आइए, ये है आपका सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी का सुधा दूध। आप पिए होंगे, अपने अपने एरिया में मिलते रहता है ये। अब आगे आते हैं कि उद्योग को प्रभावित वाले कारक क्या हो सकता है, कौन कौन ऐसा कारक है जो क्या करता है, प्रभावित करता है। आइए इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। कहते हैं कि वे कारक जो उद्योगों को स्थिति को प्रभावित करता है, क्या करता है वो, उद्योग को प्रभावित करता है, उसका स्थिति का, कि उद्योग कैसे फैल फूल सकता है या नहीं फैल फूल सकता है। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता होना चाहिए, कच्चे माल कैसा मिलता है नहीं मिलता है, ये भी देखता है। भूमि कैसा है, वहाँ पर भूमि छोटा है बड़ा है नहीं है। जल हो गया, श्रम कैसा, सस्ता महंगा जो भी है, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, कि बाजार अगर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बाजार माल कहाँ बेचना है, अगर माल प्रोडक्शन अब कर दिए तो बाजार में बेचेंगे ना, इसलिए बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आइए, उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित जहाँ उनमें कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं, मतलब ये सब आसानी से अगर जहाँ उपलब्ध है वहाँ उद्योग आसानी से सेट किया जा सकता है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, समझिए। यानी सरकार क्या करता है कि भाई आप मेरे पास आइए, आपको बिजली उपलब्ध मिलेगी, वो भी कम रेट पे मिलेगी, परिवहन का लागत भी कम होगा, आप संरचना जैसे प्रोत्साहन क्या करता है, उसको उत्साहित करता है। सरकार उसको लोभन देती है कि आ जाओ भाई मेरे पास आके लगाओ, आपको इतना छूट दे देंगे कि आपको टेंशन नहीं लेना है भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तीसरी भी कंपनियां क्या होती है, दौड़ को आ जाती है, क्यों कि इन्हें क्या होना चाहिए, उद्योग को प्रॉफिट चाहिए बस, अगर प्रॉफिट नहीं तो उद्योग नहीं, ताकि पिछले क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। जैसे बिहार की स्थिति देख लीजिए, उद्योग का बहुत कम मात्रा में, ठीक है, नहीं के बराबर है। तो यह क्या है, सरकार चाहे तो उद्योगों को बुला सकता है। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। आइए देखते हैं, कहता है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है उद्योगों का स्थिति को संबंधी कारक क्या क्या हो सकता है। जैसे संचार, परिवहन कैसा होना चाहिए, बाकी कॉस्ट कहाँ पड़ता है परिवहन में, कच्चा माल ढोने के लिए या बाजार में बेचने के लिए। भूमि होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, बड़े पैमाने पर मिलना चाहिए, विद्युत सस्ते होना चाहिए, कच्चा माल आसानी से मिलना चाहिए वहाँ पर, श्रम सस्ता होना चाहिए, पूंजी भी तो होना ही चाहिए ऑनर को पास, बाजार बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बाजार होना चाहिए, और जल होना चाहिए, जो जल आधारित है वो जल भी होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं औद्योगिक तंत्र, देखते हैं कि औद्योगिक कैसे कैसे बढ़ता है। कहता है कि औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत, सबसे पहले क्या करते हैं, उद्योग में निवेश करते हैं,
उसको क्या करते हैं, प्रक्रम करते हैं, और उसके लास्ट में क्या हो गया, उत्पादन हो गया, निर्गत हो गया। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अवसंरचना शामिल होते हैं। और निवेश क्या क्या करना है आपको, सबसे कच्चे माल आपको लाना पड़ेगा, फिर श्रम होना चाहिए, भूमि की लागत होना चाहिए, जल होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए और उसका संरचना होना चाहिए। प्रक्रम में कई क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कच्चे माल को प्रसंस्कृत माल में परिवर्तित करना होता है, मतलब उसमें क्या हो गया कि अगर कच्चे माल उसके पास है तो उसको क्या करना है, उसको प्रोडक्ट के रूप में बनाना है। निर्गत में क्या होता है, उसका अंतिम उत्पाद होता है जो बाजार में क्या करना है, उसको सेल कर देना भाई, और उसमें अर्जित करना है आय को। जैसे कहा गया कि सूती वस्त्र को देख लीजिए एक बार, जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, कपास होना चाहिए निवेश में, मानव श्रम होना चाहिए, कारखाना होना चाहिए और परिवहन होना चाहिए। ये सब क्या होता है, निवेश होता है, मतलब पैसा पहले लगाते हैं उसको निवेश कहते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, दूसरा प्रक्रम में क्या होता है, ओटाई होना चाहिए, कटाई होना चाहिए, बुनाई होना चाहिए, रंगाई होना चाहिए और छपाई होना चाहिए, राइट। और इसके बाद क्या हो गया, वो कपड़ा तैयार हो गया और वो क्या हो गया, बाजार में चला गया और आपको कमीज दर्जी सी के दे देता है, जिससे क्या हो गया, उत्पादन हो गया। क्लियर, नो डाउट, डॉट हम रहने नहीं देंगे, ये वादा करते हैं आपको। यहाँ क्रियाकलाप दिया गया, आप देख सकते हैं, चमड़े के जूते के निर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत ज्ञात करें। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक प्रदेश के बारे में पढ़ने, क्योंकि औद्योगिक कहाँ ज़्यादा है। कहता है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट स्थित होते हैं, अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं और विश्व प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया और मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और समुद्री पत्तनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो उद्योग होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मान ली किसी पास एक्स वस्तु को बनाया और ये वाई वस्तु को बनाया, तो क्या अगर मान ली इसको एक्स की जरूरत है और इसको वाई जरूरत, क्या इंटरचेंज करते हैं भाई, तो हमको देते हैं, दोनों क्या हो गया, उद्योग का पूरक बन जाते हैं। आप सोचिए कि पूरे माल का ट्रांसफर क्यों करेगा, क्योंकि उसको जरूरत है कुछ कुछ वस्तुओं के इससे और इससे इंटरलिंक करके। आइए आगे देखते हैं। ये है आपका मैप, वर्ल्ड का मैप है, जिसमें आप देख पाइएगा कि उद्योग कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये है आपको औद्योगिक प्रदेश जो ब्लैक से आपको दिख रहा होगा, यानी यहाँ देख लीजिए उत्तरी अमेरिका में, ये सब देखिए, देख लिए, यहाँ देखिए, ये आपको दक्षिणी अमेरिका में देख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लैक क्या है, ये औद्योगिक प्रदेश है। और ये है विश्व का औद्योगिक पट्टी, मतलब जिधर होता है, तो ये देखिए, ये पट्टी पर क्या है, औद्योगिक पट्टी है। और ये आपका ये है अपना प्यारा सा इंडिया, देख लीजिए इधर, ये आपको पट्टी हो गया, मतलब औद्योगिक प्रदेश हो गया। आपको इधर थोड़ा मिल जाएगा मुंबई तरफ, गुजरात तरफ, ये आपको थोड़ा सा चेन्नई तरफ मिल जाएगा। ये झारखंड बिहार है ना, थोड़ा यहाँ पर मिल जाता है, खासकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें क्या है, यहाँ पर लॉएक्स ज़्यादा है। चलिए अब इसको देखते हैं। कहता है कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटानागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सब क्या है, भारत का है, समझ गए, थोड़ा सा उसको माइंड में रखिए। अब आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है औद्योगिक विपदा। कभी कभी क्या होता है, मतलब घटना घट जाती है औद्योगिक प्रदेश में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कहता है कि उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता का संकट उत्पन्न करने पर को बेहतरीन उपयोग
कारण घटित होती है। मतलब इस चीज़ को समझिए। कभी कभी क्या होता है कि उद्योग जो है ना वो मतलब कभी कभी दुर्घटना में बदल जाती है, जिससे क्या होता है हजारों लोग लाखों लोगों को क्या क्षति पहुंचाता है। इसी तरह से एक यहाँ केस दिया गया है भोपाल का। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। कहता है कि भोपाल जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984, ये डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछता है आपसे। कितना? 3 दिसंबर 1984 के लगभग 12:30 बजे, मतलब 00 क्या हो गया 12, तो 12:30 बजे घटित होता है। तब तक सबसे त्रासपूर्ण हुई घटना, ये मतलब क्या है, अब तक सबसे खतरनाक दुर्घटना है। यह एक औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें इंडियन क्लोराइड, कौन सा निकला? इंडियन कार्बाइड कीटनाशी कंपनी से, मतलब कंपनी के नाम क्या था? इंडियन कार्बाइड था, ठीक है। जिसे कारखाने से क्या हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको एकदम याद रख लीजिए। ये क्या नाम है इसका? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट का गैस का क्या हो जाता है? रिसाव हो जाता है। ये कहाँ? भोपाल में। कब? 3 दिसंबर 1984 के 12:30 बजे। कंपनी के नाम क्या था? कारखाना का नाम क्या है? इंडियन कार्बाइड था, ठीक है। और विषैली गैस का क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। कहता है 1989 में, यानी 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार, मतलब दिया गया, उसमें 35,598 व्यक्ति की मृत्यु हो गया था। ये सरकारी रिपोर्ट है। और मान लीजिए जो ऐसे कन पता नहीं कितने लोग मरे होंगे, मृत्यु हो गया था कितना? 35,598 के। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक ऐसे बीमारी से क्या, अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रकृति, क्या ये सब बीमारियों से क्या विकृत है, पीड़ित है। अभी वो बेचारे मौत की, मतलब मौत से झेल रहे हैं। आप समझ सकते कितना खतरनाक गैस था, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये है आपका इंडियन कार्बाइड फैक्ट्री का चित्र दिया गया, आप देख सकते हैं। आइए एक और आपको केस पढ़ाते हैं। कहता है कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगमिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। और 9,000 लोग क्या दुर्घटना गए थे, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ठीक है। अन्य स्थानों पर 64,000 लोगों की विस्थापित कर दिया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए और समय पर भाग पाए, उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े क्या हो गए? क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये चीन की कहानी है। ये गाओ काओ जगह का नाम है और यहाँ बचाव अभियान के दौरान ये चित्र दिया गया है। आइए आगे बात करते हैं। कहता है जोखिम कम करने का उपाय क्या हो सकता है? जोखिम कम कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। कहता है घने बसे आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए था। अगर नजदीक रखोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक वहाँ किसी तरह से घटना घटती है और लोगों की जान जाएगी। लेकिन कारण ये भी है कि जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है ना, वहाँ लोग काम करने के साथ साथ वहाँ बसना भी शुरू कर देते हैं। उद्योगों की समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में विषैले और खतरनाक पदार्थों का संग्रहण और उनके संभव प्रयासों का ज्ञान होना चाहिए। अगर वहाँ लोग रहते हैं तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर विषैली गैस निकलेगा तो बचना कैसे। इनको ज्ञान भी देना है आपको। तीसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया चाहिए। मतलब वहाँ क्या होना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आग लग गया, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको आपको क्या होना चाहिए? वहाँ पर उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। विषैली पदार्थ का भंडारण क्षमता की सीमा होना चाहिए। मतलब अगर विषैली पदार्थ है तो उसे एक क्षमता होना चाहिए। इन्हें कितना क्षमता बढ़ा दी, क्षमता से अधिक अगर आप मतलब कि विषैली पदार्थ रखते हैं तो क्या होगा? विस्फोट होगा। और विस्फोट से क्या होता है आप जानते हैं। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय उन्नत किया चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? प्रदूषण नियंत्रण रहेगा तभी तो वहाँ लोग जी पाएंगे, रह पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि प्रमुख उद्योगों का वितरण।
कहता है विश्व के प्रमुख उद्योग लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं। आप पहले भी जानते हैं कि मुंबई से स्टार्ट हुआ था 54 से, 1854 से। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी एक नया उभरता हुआ क्या है उद्योग है, जो लेटेस्ट आया है। वे देश की जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित है, जैसे जर्मनी हो गया, मतलब जिस देश में है उसमें क्या मुख्य रूप से कौन है, जर्मनी है, संयुक्त अमेरिका है, चीन है, जापान है और रूस है, भारत भी है उसमें। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में केंद्रित है। समझ सकते हैं वस्त्र में कौन कौन है, ये लॉ में आपको कौन कौन हो गया, जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान, रूस। वस्त्र में कौन हो गया, भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। कहता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी में है। मध्यवर्ती कहाँ, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में, जो यूएसए में पड़ता है। भारत में कौन सा है, बेंगलुरु। कौन सा है, बेंगलुरु, इसको याद रखिएगा। इसीलिए बोलते हैं सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं, तो किसको कहा जाता है, बेंगलुरु कहा जाता है। आइए कुछ जानते हुए देख लेते हैं, छूट जाएगा फिर। क्या आप जानते हैं कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग से नाम जाना जाता है, जिसमें सूचना है, स्वास्थ्य लाभ है और सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग सम्मिलित किया जाता है। अगर आप पूछे कि सनराइज उद्योग क्या है, मतलब उभरते उद्योग, जैसे अभी खास करके क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, एकदम लेटेस्ट उभरता हुआ उद्योग है। स्वास्थ्य लाभ हो गया, इस तरह से क्या है, आप खास करके नॉलेज, ये भी क्या है, उभरता हुआ उद्योग है। अब हम लोग बात करने वाला है एक से एक, इसमें है सबसे पहला इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। लौह इस्पात उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। कहता है कि अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग में बहुत निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद एवं अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब इस क्या है, ये नहीं कि लाया उठा देना, इसमें पोषक मतलब इसमें बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है और बहुत तरह तरह की चीज़ों को देना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है, लौह इस्पात उद्योग बनता है। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह, कोयला, चूना पत्थर एक कच्चे के माल के रूप में सम्मिलित है। श्रम मतलब समझे ना, लेबर, ये मत सोचे कि श्रम क्या है। पूंजी समझ गए, पैसा, स्थान मतलब जगह, ठीक है। इस तरह से क्या होना चाहिए, ये सब देखा जाता है। लौह के इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, ठीक है, कितने, बहुत से चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका पट्टी में रखा जाता है जहाँ ये प्रगलित होता है और इसके बाद यहाँ परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है और अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। आपको चित्र भी दिखा के क्लियर कर देंगे, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं मत लीजिए। इस्पात काला होता है और इसे आसानी से काटा आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है, और इसे एल्युमिनियम है, निकल है, तांबा है, इस तरह से। ये देखिए दिया गया है, सबसे कहता है कि 8 टन कोयला लीजिए, 4 टन एक्स लीजिए और 1 टन चूना पत्थर लीजिए, तब जाकर क्या बोलेगा, 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। यानी 4 टन एक्स से जाकर तो 1 टन क्या होता है, इस्पात का निर्माण होता है। यहाँ आपको पिक्चर दिया गया है कि बनाया कैसे जाता है इस्पात को। कहता है कि इसे अन्य धातुओं इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही इस्पात में मिलाकर मिश्र धातु बनाया जा सकती है। अब ऊपर देखिए क्या क्या मिलाया जाता है, और थोड़ी अन्य वस्तुओं भी मिलाई जाती है। मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोध क्षमता को प्रदान करता है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों के मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड सोचते हैं ना, ताकत, इसे आपको मेरुदंड क्या होता है, जो पीठ का हड्डी हो गया, ये क्या मेरुदंड। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं या तो लोहा या तो इस्पात से बने होते हैं। अधिकतर वस्तु हम लोग उपयोग करते क्या,
लोहे होते हैं, ये इस्पात होते हैं। जैसे कुर्सी बैठे हैं तो कुर्सी ही हो गया, देख सकते हैं। कहता है कि इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। मान लीजिए रेलगाड़ी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इस्पात से। पोत हो गया, ट्रैक हो गया, ऑटो हो गया, ये सब क्या है? इस्पात से बने होते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं यार, अच्छा होगा इसे। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन से लेके, सुई से लेके, जहाज से लेकर सब क्या है? सारा इस्पात से बना होता है। सब खेल किसका है? इस्पात का। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से शुद्ध के, जहाँ तेल लेकर निकालना उसमें क्या करते हैं? इस्पात से बना मशीन से निकालते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात से किया जाता है। कृषि का संयंत्र भी किससे बनाते हैं? इस्पात से बना होते हैं। विशाल भवनों ढांचा किया जाता है, इस्पात से बनाया जाता है। 1800 ईस्वी का पूर्व इस्पात देखिए, कहता है कि 1800 ईस्वी पूर्व की अगर बात करें, 1800 ईस्वी के पूर्व की बात करें, अभी नहीं, 1800 ईस्वी के पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो उद्योग की स्थिति कुछ अलग था। जहां कच्चा माल मिलता है या विद्युत आपूर्ति होगा या बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। एकदम ध्यान रखिएगा, 1800 से मतलब 1800 ईस्वी पूर्व की अगर बात करें तो उद्योग कहाँ लगाए जाते थे? जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल सकता है, जहाँ विद्युत आपूर्ति आसानी से हो सकता है और जहाँ जल आसानी से मिल सकता है। ये था 1800 ईस्वी के पूर्व के बाद। अब उसके बाद की बात करते हैं। बाद के उद्योग के लिए आदर्श स्थिति क्या हो गया? बदल गया। जैसे कोयला जहाँ ज़्यादा मिलता है, ठीक है, नहर जहाँ ज़्यादा मिलेगा, रेलवे की लाइन जहाँ होगा, ये सब क्या हो गया? बदल गया। अब 1800 हो गया, 1800 के बाद का हो गया। और 1950 के बाद की बात करते हैं, तब स्थिति क्या होगा देख लीजिए। कहते 1950 के बाद लौ और इस्पात धोखा कहाँ चला गया? समुद्र पतन के नजदीक चला गया। जिसका कारण क्या है? उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगा, ठीक है। और वहाँ क्या मिल जाता है? सापट विशाल क्षेत्र मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया है और लौ एसेट विदेशों में क्या करना? विदेशों में आयात करने के लिए आसानी होता है। आइए तो पिक्चर को अब देखते हैं, छूट जाएगा फिर। ये देखिए, ये आपका पिक्चर है, ठीक है, जिसमें लौ एक्स, चूना पत्थर और कोक ऊपर से क्या करते हैं? डालते हैं। ये भट्टी है, इसमें भट्टी में क्या होता है? आग रहता है और गर्म वायु यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से आपको क्या? धातुमल, यानी इसमें जितना गंदगी है ऊपर ऊपर निकल जाता है। और नीचे जो है इसमें आपको क्या है? लौ जो है प्रगलित यानी द्रव के रूप में मिल जाता है। तो ये क्या हुआ आपका? लौ एस का भट्टी है। आगे आते हैं, हम लोग कहाँ थे? वहाँ से देखते हैं। ये पिक्चर थोड़ा एक बार देख लीजिए। 1850, ये कहता है कि 1850 में पूर्व में क्या था? ये देखिए, यहाँ था जहाँ नदी, कोयला और लॉस मिलता था, वहाँ था। 1850 से 1950 तक में क्या हो गया? वो तो बदल गया, ठीक है। जहाँ क्या होगा? रेलवे लाइन वगैरह मिल जाए, ठीक है, आसानी पूर्वक से ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल जाए, तो यहाँ पहुँच गया। 1950 में क्या हो गया? और बदल गया। ये कहाँ पहुँच गया? सीधे समुद्र के पतन के नज़दीक पहुँच गया। एक फ्लैट रेम लगाया गया क्योंकि यहाँ से क्या करना है? विदेशों में ट्रांसफर करने में थोड़ा आसानी हो, कम लागत में। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि भारत में लौ जो है इस्पात का उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन और बाजार लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सही महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई है, दुर्गापुर है, बरनपुर है, आपको जमशेदपुर हो गया, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश के में स्थित है। सब जानते हैं बोकारो और ये जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड पड़ता है, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वो पश्चिम बंगाल, इसे वाले पश्चिम में क्या है? दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर वो झारखंड में हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य में क्या है? अधिक से अधिक क्या है? ये लौह इस्पात के कारखाने हैं। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी है, सेलम क्या है? तमिलनाडु में है। ये सब क्या है? महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है। यहाँ तक समझ गए? कोई डाउट नहीं। ये पिक्चर को आप देख सकते हैं, आराम से देखिए,
ये सब क्या है, इस्पात नगरी है। अब इधर देखिए जापान हो गया, इधर भारत है आपको, यहाँ देख लीजिए, ये खासकर जमशेदपुर यहीं पे है। ये आपको इधर जर्मनी है, ये आपको इधर देख लीजिए यूएसए में, यहाँ ब्राज़ील में, यहाँ देखिए ये दक्षिण अफ्रीका में यहाँ हो गया। तो ये सब क्या है, इस्पात कारखाना है। अब आते हैं हम लोग अपने भारत में सबसे जो पहला जो कारखाना खुला था जमशेदपुर में, वो देखते हैं, इसको आराम से अध्ययन करते हैं। ये देखिए, कहता है जमशेदपुर 1947 पूर्व 40 मिनट हो गया। चलिए इसको खींच देते हैं। कहते हैं जमशेदपुर 1947 पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना का था, ठीक है, टाटा आर्यनमा स्टील कंपनी लिमिटेड। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, बहुत सी कंपनियों खुली गई, ठीक है, और उसमें से बहुत सारा स्थापना किया गया, इस झारखंड में खोला गया। और ये जो जमशेदपुर जो है ना, वो किस में है, झारखंड में स्थित है। वो स्वर्ण रेखा पे और खरकई नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। सकाची 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई, बाद में सकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक क्या है, सुविधाजनक स्थान पे है। ये आपका जमशेदपुर का दिया गया कुछ चित्र है जो को 1907 में स्टार्ट हुआ था। ये आप देख सकते हैं, आराम से देखिए, ये टाटा इस्पात कार्य है। यहाँ से ये आपको ये स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कहता है सकाची कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यहाँ मतलब बहुत तरह से क्या था, सुविधा देख के ही किया गया था। यहाँ स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग कालीमती स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर क्या है दूरी पे था। इस्पात लौह स्तंभ कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को की जहरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा से क्षेत्र से लौह चुना पत्थर डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से क्या जल प्राप्त हो जाता था, आपूर्ति होता है। सरकारी प्रशासन में इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई थी। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र भी स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन के चादरें, केबल, तार भी उत्पादन किया जाता है। इस भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास का त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र में अधिकांशतः अपने आधारभूत संरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग को निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग बेहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ इस्पात भी सम्मिलित है। इनमें से द्वितीयक इस्पात रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, जो समझाना था वो आपको ऊपर में अच्छी तरह से समझा दिया। पिट्सबर्ग ये यूएसए में क्या है, एक जगह है जहाँ क्या होता है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, पिट्सबर्ग में आपको इस्पात उद्योग मिलता है। इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है। लॉयक्स ये मिनेसोटा की लोह खनन से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग कितना 1500 किलोमीटर दूर पे है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच के नौ परिवहन का क्या है, सर्वोत्तम मार्ग है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। लॉक्स के नौ परिवहन हेतु सस्ता क्या मार्ग मिल जाता है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र के लॉय एक्स रेलगाड़ियों द्वारा क्या होता है, मुहैया करवा दिया जाता है। ओहियो और मोनोहेगला और एल्गिनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त हो जाता है। आज पिट्सबर्ग में क्या है, थोड़ा इस्पात नगरी कम हो रहा है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोहेगला और एल्गिनी नदी की घाटियों से और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों के बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात उद्योग के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी हैं। रेल के हो गए, रेल पटरी उपकरण हो गया, भारी मशीन का उत्पादन क्षेत्र हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।